हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मास्टर चू अपने टाई सेट के टॉप 9 डिसेबल्स को लेकर फॉरेन क्लैन माउंटेन्स की तरफ निकल चुके थे और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां मास्टर चू अपने सभी डिसेबल्स को लेकर फ्लेम माउंटेन्स के बीचों बीच से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। और उन माउंटेन्स के बारे में मास्टर चू अपने सभी डिसेबल्स को बताते हुए कहते हैं कि इन माउंटेन्स को फ्लेम माउंटेन्स के साथ साथ एक्सकेलिबर माउंटेन्स भी कहा जाता है। वही उन सभी डिसेबल्स को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉर्ट एनर्जी महसूस हो रही थी, जिसपे मास्टर चू अपने सभी डिसेबल्स को बताते हैं कि कहा जाता है कि सबसे पहले डिवाइन स्वॉर्ड को यहाँ पे ही बनाया गया था और जिसने पहली बार डिवाइन स्वॉर्ड को बनाया था वो स्पिरिचुअल रियलम के लॉर्ड थे। उसके बाद इसी तरह से समय गुजरता गया और स्पिरिचुअल रियलम के लॉर्ड ने काफी सारे ट्राइल्स को रिफाइन किया, लेकिन आज से 6000 साल पहले ये सभी माउंटेन्स अचानक ही फटना शुरू हो गए थे। तब हमारे स्पिरिचुअल रियलम में सिर्फ कुछ स्पिरिचुअल गॉड्स मौजूद थे, लेकिन वो सभी मिलकर भी उन सभी ट्राइल्स को नहीं बचा पाए। वो लोग सिर्फ कुछ ही ट्राइल्स को अपने साथ वहां से बचा कर ला पाए थे और ऐसा करने वाले 3 महान गॉड थे, जिसके बाद उन तीनों ने ही अपने अपने अलग अलग 3 स्वॉर्ड क्लैंस बनाए और हमारा डाइसेक्ट भी उन्हीं में से एक है। मास्टर जो की ये बात सुनकर शाउटियन वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि अगर डिवाइन स्वॉर्ड सेट इतनी ज्यादा पावरफुल था तो उसे एक ही रात में कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। जिसपे मास्टर चू उन सभी को बताते हैं कि कहा जाता है कि ये एक ट्रू गॉड का काम था जिसने एक ही रात में पूरे डिवाइन स्वॉर्ड सेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मास्टर चू की ये बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है अगर ऐसा है तो तीनों मेजर क्लैन के मास्टर्स वहाँ से भागने में कैसे कामयाब हो गए थे। जिसपे मास्टर चू जवाब देते हुए उन्हें बताते हैं क्योंकि वो ट्रू गॉड डिवाइन स्वॉर्ड सेट के लॉर्ड को मारने के बाद शांत हो गया था। उसके बाद उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया था, जिसकी वजह से ही उस समय तीनों मेजर क्लैन के मास्टर्स बच पाए थे। लॉर्ड फेंग जूजी को खत्म करने के बाद उस ट्रू गॉड ने यहाँ पे माउंटेन्स के बीचों बीच आते हुए यहाँ पे एक फोरबिडन एरिया के अंदर एक फॉरेन क्लैन का डोर ओपन कर दिया था, जिसे अब हम लोग फॉरेन सीक्रेट रियलम के नाम से जानते हैं। और ये कहकर मास्टर चू सामने वाले माउंटेन्स की तरफ इशारा करते हुए उन्हें बताता है कि यही है वो माउंटेन। इसे माउंटेन कहूँ या गेट एक ही बात है, क्योंकि ये फॉरेन सीक्रेट रियलम में जाने का रास्ता भी है। उस माउंटेन के ऊपर हमें एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सील भी दिखाई जाती है। जबकि शाउटियन वहाँ पे मास्टर चू से सवाल करते हुए पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ, जिसपे मास्टर चू भी उन्हें आगे बताते हुए कहते हैं उसके बाद वो ट्रू गॉड उस सीक्रेट रियलम के अंदर चला गया और वहाँ पे वो पूरे 1 महीने तक रोका रहा और उसके बाद वहाँ से वापस आ गया। लेकिन वापस आने के बाद अचानक ही वो ट्रू गॉड कहीं गायब हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि उस सीक्रेट रियलम के अंदर उस ट्रू गॉड की मुलाकात सीक्रेट रियलम के अंदर किसी फॉरेन रेस के किंग के साथ हुई थी और वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट हुई थी, जिसपे ट्रू गॉड बहुत ही बुरी तरह से हारे गए थे। इसलिए वो वहाँ से बाहर आ गए और दोबारा उसने फॉरेन सीक्रेट रियलम के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। जबकि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ट्रू गॉड वहाँ पे कुछ ढूंढने के लिए गया था और जब उसे उसके काम की चीज मिल गई तो वो वहाँ से वापस आ गया। लेकिन उसके बाद उस ट्रू गॉड का इंटरेस्ट इन सीक्रेट रियलम्स की तरफ बहुत ही ज्यादा कम हो गया, इसलिए वो दोबारा कभी भी सीक्रेट रियलम के अंदर नहीं गया। उसके बाद हमें उन माउंटेन्स के बीचों बीच उसी गेट वाली जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे देखते ही देखते टाई सेट की ही तरह बाकी दोनों मेजर क्लैंस के लोग भी वहाँ पे आने लगे थे। असल में तीनों ही क्लैंस को इनके मास्टर्स ने आपस में जोड़ दिया था और हर एक मास्टर अपने अपने क्लैन में एक सीक्रेट की छोड़कर गए थे और जब वो तीनों कीज आपस में मिला करती थी तो उनसे एक स्वॉर्ड बनती थी और वही स्वॉर्ड इस गेट को ओपन करने की चाबी थी। खैर उन सभी की वहाँ पे आ जाने के बाद अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पे फ्लेम वैली के लोग भी आ चुके थे और इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर चू भी अपने डिसेबल्स को लेकर वहाँ पे पहुंच चुके थे और वहाँ पे ऑलरेडी सभी लोगों को आया हुआ देखकर सभी डिसेबल्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन इसी बीच उनकी नजर वहाँ पे फ्लेम वैली के लोगों के ऊपर भी पड़ती है, जो देखकर एक डिसेबल वहाँ पे चौंकते हुए कहता है यहाँ पे तो सिर्फ तीनों स्वॉर्ड क्लैंस के ही लोग आ सकते हैं ना, तो फिर ये फ्लेम वैली के लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जिसपे मास्टर चू अपने डिसेबल को जवाब देते हुए बताते हैं क्योंकि जियांग स्वॉर्ड क्लैन ने फ्लेम वैली के साथ हाथ मिला लिया है, इसलिए जियांग स्वॉर्ड क्लैन ही उन्हें यहाँ पे अपने साथ ले आया होगा। और इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर चू भी अपने डिसेबल्स के साथ वहाँ पे पहुंच जाते हैं और किंग शेंग जो कि उन सभी को वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहा था, अचानक ही उसकी नजर वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर पड़ती है और वो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है ये तो पिछली बार से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि डाइसेक्ट इस जैसे एक मामूली डिसेबल को अपने साथ सीक्रेट रियलम में लेकर क्यों जा रहा है। वहीं तीसरे स्वॉर्ड क्लैन के एक मास्टर भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है ऐसे खतरनाक और पावरफुल लोग हमारे स्पिरिचुअल रियलम में कब से आने लगे। तभी जियांग स्वॉर्ड क्लैन का मास्टर आगे आते हुए मास्टर चू से कहता है कि आपके टाई स्वॉर्ड सेट में 2 नई सन्स ऑफ गॉड को देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है और आपके टाई सेट की किस्मत वाकई काफी ज्यादा अच्छी है जो आपको 2 नए ऐसे पावरफुल डिसेबल मिले जो कि वाकई सन ऑफ गॉड की पोजीशन के हकदार है। मास्टर जियांग की ये बात सुनकर मास्टर किंग वहाँ पे हंसते हुए उनसे कहता है मास्टर जियांग माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे तो ये खुशकिस्मती से ज्यादा बदकिस्मती लग रही है। इस डिसेबल गो फेंग के बारे में किसी को भी अता पता नहीं है। अगर ये फॉरेन क्लैन का कोई मेंबर हुआ तो आपके तीनों स्वॉर्ड क्लैंस खतरे में आ जाएंगे, इसलिए मेरे ख्याल से तो टाई स्वॉर्ड सेट का इस डिसेबल गो फेंग के ऊपर इस तरह से आंखें बंद करके यकीन करना बेवकूफी है। मास्टर किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाउटियन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है बूढ़े खुजट कहेंगे, मुझे लगता है कि तुम लास्ट टाइम की मार भूल गए हो, तुम्हें यहाँ पे एक बार फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। क्या तुम्हें याद नहीं है कि लास्ट टाइम कैसे तुम मेरे मास्टर के सामने झुकते हुए उनसे रहम की भीख मांग रहे थे। अब शाउटियन का ये कहना था कि मास्टर किंग भी वहाँ पे गुस्सा हो चुका था, इवन उसने गुस्से से वहाँ पे अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए वहाँ पे अपने जायंट स्पिरिचुअल हैंड भी क्रिएट कर लिया था, लेकिन वो उसकी मदद से वहाँ पे शाउटियन के ऊपर हमला कर पाता उससे पहले ही मास्टर जो भी गुस्से से वहाँ पे अपना आईसी ऑर्डर रिलीज करते हुए कहते हैं मेरे यहाँ पे होते हुए भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसेबल्स को डराने की। और मास्टर चू कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि मास्टर चू का वो पावरफुल ऑरा वहाँ पे मास्टर किंग के ऑरा को सप्रेस करते हुए उसे वहाँ पे पीछे की तरफ धकेलने लगा था और उसी के साथ मास्टर चू वहाँ पे मास्टर किंग से सवाल करते हुए पूछते हैं कि यहाँ पे एंशिएंट रूअर्स में सिर्फ डिवाइन स्वॉर्ड अलायंस के ही लोग आ सकते हैं, जिसमें सिर्फ हमारे 3 ही क्लैन आते हैं, तो फिर आखिर तुम्हारे जैसे एक आउटसाइडर
की यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई। असल में तो मास्टर चू इस सब के बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर यहाँ पे सबके सामने ये सवाल उठाया था। मास्टर चू की ये बात सुनकर मास्टर किंग भी वहाँ पे अपने पास को वापस लेते हुए मास्टर चू से कहता है, क्योंकि मेरी फ्लेम वैली ने जियांग सोर्ड क्लैन के साथ हाथ मिलाया है और मेरा पोता पोती दोनों उनके साथ इस सीक्रेट रियलम के अंदर जाने वाले हैं। और रही बात मेरी कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने पोता पोती की रक्षा करने के लिए आया हूँ। मास्टर किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जियांग भी आगे आकर वहाँ पे स्माइल करते हुए मास्टर चू से कहते हैं, मास्टर किंग की पोती किंगर के पास बहुत ही अमेजिंग टैलेंट है और ये बात तो तुम जानते ही होगे कि हमारा जियांग सोर्ड क्लैन अमेजिंग टैलेंट की कितनी ज्यादा कदर करता है। इसलिए मैंने उन्हें यहाँ पे आने की इजाजत दी थी, क्योंकि आगे चलकर ऐसे जीनियस डिसेबल्स हमारे स्पिरिचुअल रियलम की रक्षा कर सकते हैं। जिस पे मास्टर चू भी वहाँ पे सीधे सीधे जवाब देते हुए मास्टर जियांग से कहते हैं कि वो जैसा आपको बेहतर लगे वैसा कीजिए, लेकिन अपने इन फ्लेम वैली के लोगों को समझा दीजिए कि अगर इन लोगों ने दोबारा मेरे डिसेबल के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश भी की तो फिर शायद मैं खुद को दोबारा इन्हें मानने से ना रोक पाऊं। मास्टर चू की ये बात सुनकर मास्टर जियांग उसे वहाँ पे शांत करवाते हुए कहते हैं कि मास्टर चू आप फिक्र मत कीजिए, फ्लेम वैली के लोग अब कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी मैं खुद लेता हूँ। तभी तीसरे सोर्ड क्लैन की एक लेडी मास्टर वहाँ पे बाकी सभी से कहती है कि मेरे ख्याल से अब हम लोगों को यहाँ पे बातें करना छोड़कर जल्दी से यहाँ पे सील को ओपन करना चाहिए, ताकि हमारे जूनियर डिसेबल्स जल्द से जल्द सीक्रेट रियलम के अंदर जा सके। और ये कहते हुए उस लेडी मास्टर ने वहाँ पे अपनी सीक्रेट की को बाहर निकाल लिया था, जो देखकर मास्टर चू और मास्टर जियांग ने भी वहाँ पे अपनी सीक्रेट की को बाहर निकाल लिया था। जिसके बाद वो तीनों अपनी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन तीनों कीज को वहाँ पे आपस में कंबाइन करने लगे थे। और ऐसा होते ही देखते देखते उन तीनों कीज ने वहाँ पे एक की सोर्ड का रूप ले लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सोर्ड सीधा जाकर वहाँ पे उस गेट के ऊपर लग गई थी, जिसके साथ ही देखते वो गेट वहाँ पे ओपन हो गया था। और उस गेट के ओपन होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे उस गेट से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन तीनों मास्टर्स की सीक्रेट कीज दोबारा वहाँ पे उन तीनों के पास आ गई थी, जो देखकर मास्टर चू वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स को सुधार करते हुए कहते हैं कि फॉरेन क्लैन की सीक्रेट रियलम की सील ओपन हो गई है, जिससे होते हुए अब तुम सभी लोग सीक्रेट रियलम के अंदर जा सकते हो। और हो सकता है सीक्रेट रियलम में तुम लोगों का सामना फॉरेन क्लैन के किसी मेंबर के साथ भी हो जाए। अगर ऐसा होता है तो उसे अवॉइड करने की अपनी पूरी कोशिश करना, क्योंकि तुम लोगों की लाइफ हमारे लिए किसी भी तरह से ज्यादा खास है। जिसपे हम देखते हैं कि मास्टर चू के सभी डिसेबल्स उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए जल्दी से उस गेट के अंदर चले गए थे, और उनके पीछे पीछे बाकी क्लैन के डिसेबल्स भी जल्दी से उस गेट के अंदर जाने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ वो सभी लोग वहाँ पे उस गेट से होते हुए सीधे सीक्रेट रियलम में आ चुके थे, जहाँ पे अभी लिन फेंग और बाकी सभी उस जगह को बहुत ही गौर से देखते हुए आगे बढ़ ही रहे थे। कि तब ये अचानक हम देखते हैं कि किंगर वहाँ पे लिन फेंग के सामने आ गई थी, जो कि वहाँ पे लिन फेंग को धमकी देते हुए कहती है कि गो फेंग, आज तो मैं यहाँ पे तुम्हारी जान लेके रहूंगी। किंगर की ये धमकी सुनकर हम देखते हैं कि बाकी सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे उनकी ये फाइट देखने के लिए रुक गए थे। जबकि किंगर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम अपनी पिछली हार भूल गई हो, और अब अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश भी की तो मैं यानी शाओटियन ही तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूंगा। शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किंगर को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए अचानक वो वहाँ पे अपनी मास्टर सोल फायर फिनिश को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से अचानक एक सोल कैचिंग टेक्निक का यूज करते हुए शाओटियन की सोल पावर को वहाँ पे ऑब्जर्व करने लगी थी। और शाओटियन में बेचारा वहाँ पे अनजाने में ही उसके सोल ट्रैप में फंस चुका था, क्योंकि वो चाहकर भी वहाँ पे खुद को नहीं बचा पा रहा था। और किंगर की फिनिक्स लगातार वहाँ पे उसकी सोल पावर को ऑब्जर्व करते जा रही थी, जो देखकर लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए शाओटियन को वापस बुला लिया था, और अपनी ट्रू गॉड फायर से किंगर की फिनिक्स मास्टर सोल के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे एक झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक ब्लास्ट भी हो गया था, और उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा भी फैलने लगा था। जो देखकर वहाँ पे खड़े हुए सभी डिसेबल्स लिन फेंग की पावर से इंप्रेस होते हुए कहते हैं, गो फेंग की स्ट्रेंथ तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की है। उस डिसेबल की ये बात सुनकर वहाँ पे एक लड़की उसे कहती है कि हाँ भले गो फेंग की पावर काफी ज्यादा कमाल की दिखाई दे रही है, लेकिन किंगर के बारे में मैंने सुन रखा है कि उसने किसी गॉड लेवल की इनहेरिटेंस को हासिल किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे उसके पास को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तभी लिन फेंग वहाँ पे आगे आते हुए किंगर से कहता है कि तुम भी अपने ग्रैंडफादर की ही तरह हो, जो कि अपनी पिछली हार को भूल चुकी है। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं किंगर वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि अचानक ही वो अपने स्पीयर को लेकर वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ गई थी। लेकिन लिन फेंग ने भी वहाँ पे अपने अल्केमी फर्नेस का यूज करते हुए उसे वहाँ पे किंगर के हमले को रोकने के लिए आगे भेज दिया था। लेकिन किंगर के अटैक वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि किंगर के अटैक के साथ टकराते ही लिन फेंग का वो फर्नेस वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी हुआ था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से किंगर बेचारी उड़ते हुए वहाँ से थोड़ा पीछे आ गई थी। और असल में तो ये लिन फेंग का ही प्लान था, क्योंकि हम देखते हैं कि वो सीधा वहाँ पे लिन फेंग के पीछे टेलीपोर्ट हो चुका था, जो देखकर शेन किंग वहाँ पे चलाते हुए जल्दी से अपनी बहन को पीछे देखने के लिए कहता है। और जब किंगर पीछे मुड़कर देखती है तो तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि लिन फेंग ने वहाँ पे अपने अटैक को तैयार कर लिया था। लिन फेंग वहाँ पे अपनी थंडर लाइटनिंग का यूज करते हुए लगातार वहाँ पे किंगर के ऊपर हमले करने लगा था, जिनसे किंगर बहुत ही तेज से मूव करते हुए किसी तरह से खुद को बचा रही थी। जिसके बाद किंगर भी वहाँ पे लिन फेंग को हेड टू हेड टक्कर देने के लिए दोबारा ऊपर आसमान में आ गई थी, और वहाँ पे वो अपनी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बनाते हुए अपनी स्पिरिचुअल गुड लेवल की फायर को समन करने लगी थी, जिससे वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल और रिलीज हो रहा था कि लिन फेंग के सभी डिसेबल्स वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं कि यकीन नहीं हो रहा कि इस लड़की किंगर के पास भी एक स्पिरिचुअल गुड लेवल की फायर मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ किंग शिंग वहाँ पे स्माइल करते हुए लिन फेंग से कहता है, लिन फेंग अब तो तुम्हारे जीतने के कोई चांसेस ही नहीं है, इसलिए जल्दी से मेरी बहन किंगर के सामने झुकते हुए उससे रहम की भीख मांगो, हो सकता है वो यहाँ पे तुम्हारी जान बख्श दे। अब बताओ ये बेवकूफ किसको झुकाने की बात कर रहा है, जिसने खुद एंशिएंट गॉड तक को ट्रैप कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ किंगर भी अपनी गॉड लेवल फायर का यूज करते हुए एक बहुत बड़ी फायर बॉल क्रिएट करने लगी थी, और साथ साथ लिन फेंग को धमकी देते हुए ये भी कह रही थी कि चुपचाप अपनी हार मान लो, वरना आज मैं यहाँ पे तुम्हें बहुत ही बुरी मौत दूंगी। और ये कहते
करते हुए उसने अपनी फायर बॉल से वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला भी कर दिया था। जैसे हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे एक बार फिर से अपने फर्नेस का यूज करते हुए किसी तरह से रोक लिया था, लेकिन किंगर का अटैक वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि लिन फेंग के फर्नेस में कनेक्ट आने लगे थे, जो देखकर अब लिन फेंग को भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आने लगा था। इसलिए हम देखते हैं कि अचानक वो अल्केमी फर्नेस को वापस लेते हुए अपनी ब्रोकन एम्परर फिंगर टेक्निक का यूज करता है, जिसने वहाँ पे किंगर के गॉड लेवल की फायर से बनाए हुए हमलों को भी बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर तो बेचारी किंगर खुद भी वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर इसने मेरी गॉड लेवल की फायर से बने हुए हमलों को इतनी आसानी से कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो भी सिर्फ एक ही अटैक में। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।